Hello students, so we are doing chapter 2 and the next topic of that chapter is electric potential energy. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था. अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमें दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. हमने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था. जस्ट लाइक ये अर्थ सरफेस है, ये कोई मास है ऑब्जेक्ट का, मैं इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी, इस ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको ऊपर पिक करता हूँ किसी हाइट पे, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वो वर्क कैसे स्टोर होता है? दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वहां मास था, यहाँ पर क्या हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं. सो इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी. जो चार्जेस हैं हमारे पास, 2 चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, 4 चार्ज है, 5 चार्ज है, जितने भी चार्जेस हैं उसको जो असेंबल करने के लिए हमें वर्क करना होगा, जब हम उसको चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके आए तो वो वर्क डन होता है, वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. और ज्यादा समझ आएगा इससे कि सपोज मेरे पास कोई चार्ज है Q1, क्लियर, मेरे पास कोई चार्ज है सपोज Q1, मैं उसको यहाँ इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले आया, किसी P1 पॉइंट पे ले आया इस चार्ज को, इस चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले आया. अब मुझे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क कितना करना पड़ेगा? यहाँ कोई और चार्ज तो है नहीं, ठीक है, और चार्ज तो है नहीं, मतलब मुझे कोई किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना, क्लियर. तो बेसिकली क्या होगा, मेरा वर्क डन कितना होगा? फॉर चार्ज Q1 वर्क डन होगा 0, ठीक है. फॉर चार्ज Q1 जो वर्क डन होगा फॉर चार्ज Q1 दैट इज 0. यहाँ पर एट पॉइंट P1 क्यों वर्क डन 0 होगा? अगर सपोज यहाँ कुछ चार्ज होता, पहले से ही सपोज कुछ Q चार्ज होता, इस चार्ज की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ठीक है. और मैं यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ इस फील्ड में, तो क्या होता? पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, मैं उसके अगेंस्ट चार्ज लेके आ रहा हूं, दैट मीन्स मुझे वर्क करना पड़ेगा. किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ दिस चार्ज, ठीक है. जस्ट लाइक अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स आई हैव टू डू द वर्क दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सेम इज द केस हियर. अगर मेरे पास यहाँ कोई चार्ज हो पहले से, मतलब यहाँ कोई फील्ड हो पहले से, कोई भी सोर्स हो, उस फील्ड के अंदर मैं चार्ज लेके आया, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, क्लियर. मुझे वर्क करना पड़ेगा. अगर ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है और मैं पॉजिटिव चार्ज ही लेके आया, ठीक है. अगर मैं यहां से नेगेटिव चार्ज लेके आऊं इस फील्ड में, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो मुझे सेपरेट करने के लिए, मतलब उसके पास न जाए, उसके दूर रखने के लिए वर्क करना होगा, सेपरेट करने के लिए वर्क करना होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑपोजिट वर्क करना होगा नेगेटिव चार्ज की केस में. दैट वर्क इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर. So that potential energy is called electric potential energy. So let's consider the electric potential energy due to two charge system. Suppose मेरे पास 2 चार्ज सिस्टम है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, क्लियर. सपोज यहीं से मेरा कोई चार्ज है इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी पे क्या मानते हैं? एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज 0. इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है. हम पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पे क्या लेते हैं? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0. बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है? इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. तो इन्फिनिटी पे भी चार्ज पड़ा है, कोई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं वहां रखा है, ठीक है. उस चार्ज को मैं एक पॉइंट पे लेके आया, किस पॉइंट पे लेके आया? P1 पॉइंट पे लेके आया, ठीक है. चार्ज Q1 ब्रिंग्स टू पॉइंट, ऐसे लिख लो, वी टेक चार्ज Q1 टू पॉइंट P1 as there is नो फील्ड. सो कोई भी फील्ड नहीं है यहाँ पर P1 पॉइंट पे, कोई पहले से सोर्स चार्ज नहीं है, सो वर्क डन इज 0.
एट पॉइंट P1। क्लियर। सपोज मैं दूसरा चार्ज लेके आया इन्फिनिटी से चार्ज Q2 भी लेके आया, ये भी इन्फिनिटी पे ही रखा था, ठीक है। किस पॉइंट पे, P2 पॉइंट पे लेके आया, दैट इज एट अ डिस्टेंस R12। सपोज द पोजीशन ऑफ दीज टू इज डिफाइंड बाय R12 डिस्टेंस है, मैं इन्फिनिटी से पॉइंट P2 पे एक और चार्ज लेके आया। अब जब ये चार्ज लेके आ रहा हूं मैं P2 पे, ठीक है, तो P2 पे क्या है, पहले से कुछ फील्ड है, यस पहले से फील्ड है, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, ये जो चार्ज Q1 है इसकी वजह से इस P2 पॉइंट पे फील्ड है, मतलब इसकी वजह से इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल है। क्लियर। तो जब मैं चार्ज लेके आऊंगा तो मुझे इस फील्ड के अगेंस्ट लाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। सो नाउ वी टेक चार्ज Q2 to point P2 against the field of against the force due to Q1 की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी फील्ड है तो कुछ फोर्स लगेगी। मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा तो क्या करना है, मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड के साथ में जाता है, मुझे उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क डन एट पॉइंट P2, वर्क डन कितना होगा, दैट इज चार्ज Q2, जो चार्ज लेके आ रहा हूं वो चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, विच पोटेंशियल, ड्यू टू Q1। चार्ज Q1 की वजह से इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल भी तो होगा, हमने पढ़ा था वर्क डन कितना होता है, चार्ज जो चार्ज लेके आ रहा हूं दैट इनटू पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। क्लियर। तो नाउ वर्क डन इज नॉट जीरो, क्योंकि यहां पहले से कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो एक सिस्टम बन गया, Q1 Q2 चार्ज का सिस्टम बन गया। सो चार्ज Q2 इनटू नाउ पोटेंशियल ड्यू टू Q1। आप सबको पता है इस P1 ये Q1 चार्ज पड़ा है, इस पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो कितना होगा, कितना पोटेंशियल होगा, हमने सबने पढ़ लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस R12, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क डन एट पॉइंट 2 इज गिवन बाय Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R12। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 टू पॉइंट P2। कितना वर्क डन करना पड़ा, इतना वर्क डन करना पड़ा। क्लियर। सो वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of potential energy, work done is stored in the form of potential energy due to system of charges Q1 and Q2। so work done basically क्या है, work done is stored in the potential energy due to system of charges Q1 and Q2, दो चार्ज है। पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय U, आप सबको पता है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2। एंड वी नो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 आया था तो वहां और कोई सोर्स चार्ज नहीं था, जीरो वर्क डन, और जब Q2 आया तो कितना वर्क डन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। सो माय पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम ऑफ चार्जेस की कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, दैट इज माय पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दैट इज माय पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई, इतनी। जब दो चार्ज हैं तो अब यहां से फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कितना होता है, KQ/R², पढ़ा था ना हमने। पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज Q, KQ/R, व्हाट इज K हियर, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वैल्यू इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। अब हमने क्या पढ़ा इसके बाद, पोटेंशियल किसी एक चार्ज की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी
एक चार्ज की वजह से होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम से कम सिस्टम चाहिए उसके लिए, ठीक है, कम से कम दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। सो Q1 Q2 ओवर R, KQ बाय R, के Q1 Q2, कोई भी दो चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? नाउ दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस। जब मेरे पास दो चार्ज हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्लियर? अब मुझे सपोज मेरे पास थ्री चार्ज सिस्टम है, ये समझ आ गया, इसको रब कर देते हैं। सपोज आई हैव थ्री चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल, जब मैं अब यहां क्लास 12 में पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं इस चैप्टर में, दैट पोटेंशियल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, चलिए देखते हैं। अब 3 पॉइंट चार्जेस में कैसे करना है, वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज। सेम अगर आपको करना है, सपोज पहला चार्ज लेके आया मैं इंफिनिटी से Q1, मतलब Q1 चार्ज लेके आया इंफिनिटी से इस पॉइंट पे। क्लियर? कितना वर्क डन लगेगा, कोई और चार्ज तो नहीं है, ठीक है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 इज 0। क्लियर? इंफिनिटी से मैं चार्ज लेके आया, दूसरा चार्ज में लेके आया इस पॉइंट पे R12 डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे Q2 चार्ज लेके आया इंफिनिटी से, यहाँ Q2 चार्ज था, इसको यहाँ पर लेके आया। क्लियर? यहाँ पर इंफिनिटी से इस Q2 चार्ज को मैं लेके आया, ये एरो बना देता हूँ यहाँ। क्लियर? तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ दिस Q1, ठीक है। सो वर्क डन अभी हमने निकाला, इसके असेंबली कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। दिस इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2। क्लियर? अब मैं थर्ड चार्ज लेके आया, Q3 चार्ज मैं इस पॉइंट पे लेके आया सपोज। क्लियर? दिस पॉइंट इज एट सपोज R1, दिस इज चार्ज Q3, this is R13 distance, this is at R23 distance from this charge। अब जब मैं थर्ड चार्ज लेके आऊंगा तो अब मेरे पास क्या है, पहले से दो चार्ज है, मतलब ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। क्लियर? तो मुझे वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, इसकी फोर्स के अगेंस्ट और इसकी फोर्स के अगेंस्ट, मतलब इसकी फील्ड के अगेंस्ट और इसकी फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है? तो दोनों चार्ज कंसिडरेशन में आएंगे। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज 3, ये तो हमने पहले भी डेरिवेशन में किया। क्लियर? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 is given by work done in charge Q3 is equal to charge Q3, एक तो क्या होगा चार्ज Q3 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। इस पॉइंट पे इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा। वर्क डन Q इंटू V होता है, ये तो हमें पता है, तो एक बार इसको साथ प्लस करना है होगा Q2 वाले पोटेंशियल के साथ। क्लियर? सो Q3 इंटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज कितना होगा, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल और यहां से डिस्टेंस। सेम दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं वही चीज जो यहां पर हमने पिछले डेरिवेशन में किया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो ये चार्ज लिखेंगे और ये डिस्टेंस कितना R23। क्लियर? Q3 इंटू ये पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, तो यहाँ Q1 आएगा और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा। वर्क डन यहाँ क्या आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 ओवर R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 ओवर R23। अब आपको समझ आ रहा होगा एक पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। क्लियर? सो ये इन तीनों चार्ज को असेंबल करने का तरीका हो गया। इस चार्ज को लाए, फिर इस चार्ज को लाए, इस चार्ज को लाओ। हम किस पाथ से कोई चार्ज को ला रहे हैं डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, लास्ट में वो कहां कहां पर है, कितने डिस्टेंस में है।
क्यों मैटर नहीं करता? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर? तो जहां पर असेंबली लास्ट या एट द एंड कर रहे हैं वो मैटर करता है, कैसे असेंबली ला रहे हैं, कहां से चार्ज ला रहे हैं, किस पाथ से ला रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वर्क डन in bringing charge q1, work done in bringing charge q2, work done in bringing charge q3, that is given by 1/4 pi epsilon naught। कॉमन ले लूंगा यहाँ 0 फर्स्ट, उसके बाद q1 q2 ओवर r12 प्लस q1 q3 ओवर r13 प्लस q2 q3 ओवर r23, that is potential energy due to 3 charges, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। क्लियर? सो मेरे पास ये आया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। अब आप देखिए डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। एट द एंड में आपको क्वेश्चन दूंगा, आप करिएगा उसको। यहाँ सपोज 2 कूलम चार्ज है, या 3 कूलम चार्ज है, या 5 कूलम चार्ज है, बोला कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। ये भी डिस्टेंस भी दे दिया आपको, ठीक है, ये लेंथ दे दी, यहां से यहां की डिस्टेंस दे दिया इन मीटर्स। तो अब क्या करोगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यही तो है यहाँ पर, डिवाइड बाय द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस। क्लियर? सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पर ये 3 पॉइंट चार्जेस की जगह n चार्जेस हो, अगर n चार्जेस मतलब कितने भी नंबर ऑफ चार्ज, एक जनरल हमारे को अगर फॉर्मूला लगाना हो तो क्या लगाएंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n चार्जेस कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I1 to n J1 to n, ऐसे करते हैं ना हम जनरल टर्म, QI QJ अपॉन RIJ। क्या सही लिखा है मैंने? अगर इसको एक्सपैंड करूं सिंपली n चार्जेस को, तो क्या होगा? एक बार I को 1 डालना है, J को 1 डालना है, एंड I नॉट इक्वल टू J, ये भी होना चाहिए। Q1 इस पॉइंट पे है, और Q1 की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं होगी, डिस्टेंस तो है ही नहीं कुछ, ठीक है ना, ये सेपरेशन होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो कितना आएगा? एक बार Q1 Q2 अपॉन R12, फिर एक बार यहां कभी 1 है और यहां 2 है, कभी ऐसा भी तो होगा I2 होगा J1 होगा, ठीक है। तो Q1 Q2 लूं या Q2 Q1 लूं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? एक हाफ का फैक्टर और लग जाता है। जब हम n चार्जेस के लिए लिखेंगे तो एक हाफ का फैक्टर और लग जाता है। क्यों लग जाता है? दिस हाफ फैक्टर इज टू अवॉइड डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग चार्ज की अवॉइड करने के लिए हम ये हाफ का फैक्टर लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये देखो मैं यहां से बताता हूं आपको। सपोज मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अंदर क्या लिख रहा हूं मैं? पहले Q1 Q2 अपॉन R12, मतलब I को मान लिया, J को 1, ये तो ले ही नहीं सकते I J इक्वल, I को मान लिया, J को 2 लिया। नेक्स्ट में मैं I को 2 ले रहा हूं, सपोज J को 1 ले रहा हूं, R21। अब ये भी R12 हो या R21 है, ये तो डिस्टेंस है, स्केलर है, और Q1 Q2 लिखूं या Q2 Q1 लिखूं, तो एक ही बात है ना। तो ये ट्वाइस हो जाता अगर हम ऐसे सारे लिखते तो आगे 1 3 3 1 सब ना। तो इसका ट्वाइस होने के लिए, ये ट्वाइस हो जाए तो मैं यहाँ 1/2 लगा दूंगा, तो ये 2 से इसका, ये 2 का और 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए 1/2 लगाया, ठीक है। फॉर n चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I1 to J J1 to J QI QJ अपॉन RIJ। सो अब आप किसी भी सिस्टम, कितने भी चार्जेस हों, आप इजीली उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी चार्जेस हों आप उसकी सिंपली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज 4, एक क्वेश्चन देता हूं, आप करिएगा उसको होमवर्क में। सपोज 4 चार्जेस हैं, एक स्क्वायर में 4 चार्जेस हैं। 1 इज एट प्लस Q, दिस इज प्लस Q, दिस इज माइनस Q, दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? 4 चार्जेस हैं। This is at A, B, C, D, E. Clear? We have 4 charges.
सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। स्क्वायर है तो सारा डिस्टेंस कितना होगा, d डिस्टेंस होगा। क्लियर, d डिस्टेंस है। क्लियर है। सो वी हैव टू फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द अरेंजमेंट टुगेदर। सो फर्स्ट इज वर्क required to put the arrangement together। वर्क रिक्वायर्ड मतलब इस अरेंजमेंट को इसका वर्क कितना करना पड़ेगा, ये कि अरेंजमेंट ऐसे ही रहे, क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। क्लियर, इन चार्जेस की वजह से। और सेकंड क्या है, इफ क्यू नॉट इज ब्रॉट एट सेंटर हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इट इज। इफ Q naught is brought to point E, how much extra work is done। अगर Q उसको लाएंगे Q naught को to the point E, clear, how much extra work is done, कितना एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ेगा। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज, दैट इज नॉट अ करेक्ट ग्रामर। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू बी डन, या हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क नीडेड टू बी वी नीड टू डू। क्लियर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड। जब चार्ज Q नॉट को मैं अगर यहाँ E पॉइंट पे ले आया, क्लियर, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना अपनी कॉपी में सॉल्व करके कि ये आंसर है। क्लियर। सो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हमने जब सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं तो हम एक और चीज पढ़ते हैं, क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक potential energy due to dipole in uniform electric field। potential energy due to dipole in uniform electric field। potential energy due to dipole in uniform electric field। say we have uniform electric field, we have a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे स्पेस करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्लियर। एंड वी हैव अ डायपोल। हमने पहले पोटेंशियल में भी करा था, सॉरी इसका टॉर्क निकाला था डायपोल का। वी हैव अ डायपोल, चार्जेस Q, दिस इज माइनस Q। क्लियर, कितना फोर्स लगता है इसमें, प्लस QE। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, हियर फोर्स इज माइनस QE। इतना आप लोगों ने कर लिया है टॉर्क में भी, ठीक है। दिस इज डायपोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। पॉजिटिव एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, दैट इज डायपोल, दैट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। एक चीज हमें पता है, अगर हमने इसका टॉर्क निकाला तो क्या करना होता है, सपोज दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2a है थीटा, दैट इज 2a साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। सो टॉर्क ड्यू टू डायपोल इन फील्ड E, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क ड्यू टू डायपोल कितना पढ़ा हमने, Pe साइन थीटा, वेयर P इज, व्हाट इज P, डायपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा, और P क्रॉस E ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर। सपोज मैं इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना चाह रहा हूं। क्लियर, ये थीटा एंगल है, सपोज मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूं थ्रू स्मॉल एंगल, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको रोटेट कर रहा हूं, फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको इधर रोटेट कर रहा हूं। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा इज, कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, इसमें रोटेशनल डायनामिक्स में हमने पढ़ा था क्लास 11 में, वर्क डन कितना होता है, टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क
फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, सपोज स्मॉल एंगल से मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, इतना हो गया। सो टोटल वर्क डन इन rotating dipole from θ1 to θ2। सपोज ये डायपोल है, ये थीटा एंगल है, क्लियर। मैं इसको सपोज यहां ले आया θ1 एंगल पे, और फिर यहां ले आया θ2 एंगल पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही एंगल होगा θ1 और θ2, क्लियर। सो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं θ1 से θ2 में। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें in rotating the dipole from θ1 to θ2, कितना करना पड़ेगा टोटल वर्क डन। इंटीग्रेट कर देते हैं हम, टॉर्क डी थीटा फ्रॉम θ1 to θ2, फ्रॉम θ1 to θ2, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, क्लियर। अब बिल्कुल इजी मैथमेटिक्स अब आपको हैबिट हो जानी चाहिए। टॉर्क क्या है, पीई साइन थीटा, साथ में डी थीटा। बहुत देर बाद ये इंटीग्रेशन आया। पी डायपोल मोमेंट इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, दैट इज कांस्टेंट, साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 to θ2। व्हाट इज इंटीग्रेशन, जल्दी से सोचो दिमाग में, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। हम इसको कर चुके हैं, साइन थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है। सो वर्क डन, ये यहां पर हो जाएगा, वर्क डन इज पी ई साइन थीटा इज, व्हाट इज साइन थीटा, इंटीग्रेशन नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 to θ2, दिस इज 1 cos θ2 माइनस ऑफ माइनस cos θ1, ये माइनस ये वाला है, और फिर माइनस एक बार दिस माइनस दिस, क्लियर। इसलिए ब्रैकेट में डाला कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये कितना हो जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये मेरे पास कितना आ गया, वर्क डन आ गया, cos PE cos θ1 माइनस cos θ2, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, cos θ1 माइनस cos θ2। कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, cos θ1 माइनस cos θ2। सो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। समझ आया हमने क्या किया, ये हमारे पास डायपोल है, डायपोल का टॉर्क कितना है, पीई साइन थीटा। सपोज इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, दिस पीई cos θ1 माइनस cos θ2। अब ये तो एक जनरल लिया हमने कि एक थीटा एंगल पे है। सपोज जो मेरा इनिशियली डायपोल है वो 90 डिग्री के एंगल पे हो, मतलब ये जो है मेरा, मैंने θ1 से θ2 रोटेट किया है, ठीक है ना। सो जो θ1 है यहाँ सपोज 90 डिग्री पे है इनिशियली, सपोज इनिशियली डायपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड, ठीक है। सपोज मेरे पास ये क्या है, डायपोल फील्ड के परपेंडिकुलर है, और θ1 इज 90, और हम उसको रोटेट कर रहे हैं टू एंगल थीटा, किसी थीटा एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, यहां से किसी थीटा एंगल पे, ये किसी थीटा एंगल पे हम इसको डायपोल को क्या कर रहे हैं, ये Q माइनस Q, सर इतना बड़ा कैसे हो गया, वहां तो छोटा है, दिस इज Q माइनस Q, Q माइनस Q, क्लियर। हम इसको किसी थीटा एंगल पे, θ2 इज फाइनल एंगल क्या है, थीटा। सो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, PE cos θ1 इज 90 डिग्री माइनस cos θ2 इज थीटा, क्लियर। सो we come across PE cos theta with a minus sign. What is cos 90? Cos 90 is 0. Clear? So we can write it also as P vector dot E vector. P vector dot E vector. Very important relation. P vector dot E vector. टॉर्क क्या था, P क्रॉस E. पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट PE cos थीटा को हम लिख सकते हैं, क्लास 11 वेक्टर में पढ़ा था हमने, PE cos थीटा
ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, पीई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी डॉट ई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डायपोल इज इनिशियली परपेंडिकुलर, और ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। क्लियर। अब जब डायपोल 90 डिग्री पे है इनिशियली, और मेरे पास क्या आया, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी आया माइनस पी डॉट ई और माइनस पीई कॉस थीटा। क्लियर। सो इसमें हम 3 केस करते हैं। केस 1 दैट इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये जो थीटा है, मतलब ये 90 पे था पहले, ठीक है, हम उसको किसी थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। क्लियर। सपोज ये जो थीटा है ये 0 डिग्री है, हम रोटेट करके इसको ऐसे ले आए, ठीक है, टुवर्ड्स द फील्ड, फील्ड के साथ ले आए रोटेट करके, थीटा एंगल कितना है 0। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी मेरे पास, पीई कॉस 0 डिग्री, दैट इज माइनस पीई, दैट इज माइनस पीई। दैट इज द केस ऑफ minimum potential energy, that is the case of minimum potential energy when theta is 0 degree. Clear. That is also the position of stable equilibrium. आपसे पूछा जाएगा 1 mark question में, what is the angle of theta for stable equilibrium, 0 degree. Case 2 is position of zero energy. जीरो एनर्जी पोजीशन क्या होगा, अगर हम थीटा को 90 डिग्री रखें, थीटा को 90 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, दैट इज 0, माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, दैट इज 0। दैट मींस अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं डायपोल को ऐसे लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, परपेंडिकुलर ऐसे ही है, हमने रोटेट नहीं किया, ऐसे ही रखा है, तो वर्क डन जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे होगा वही वर्क डन नेगेटिव चार्ज पे होगा, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। पॉजिटिव चार्ज पे जो वर्क डन होगा और नेगेटिव चार्ज पे जो वर्क डन होगा, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फील्ड के परपेंडिकुलर है डायपोल, वर्क डन 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, फील्ड के परपेंडिकुलर डायपोल, क्लियर, वर्क डन 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। एंड व्हाट इज केस 3? केस 3 इज पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा इसमें कब अनस्टेबिलिटी होगी, सपोज ये फील्ड थी, ये डायपोल है, मैं इसको ऐसे ले जाता हूं तो ये क्या करेगा, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा डायपोल के साथ, इसके फील्ड के साथ। ये डायपोल अगर ऐसे पड़ा था, फील्ड भी ऐसे था, ये ब्लू कलर में फील्ड है, डायपोल भी ऐसे था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबल है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ 0 पोटेंशियल एनर्जी। अगर डायपोल को मैं उल्टा कर देता हूं तो क्या होगा, ये फील्ड की डायरेक्शन में लाइन करने की कोशिश करेगा, मतलब मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी है, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी इस केस में। U इज दिस इज द केस व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, U इज माइनस PE cos 180 डिग्री, एंड cos 180 डिग्री इज, what is cos 180 degree, that is -1. So potential energy is P into E, that is maximum, that is the case of maximum potential energy when theta is 180 degree, when theta is 180 degree. Clear? So this is the potential energy due to dipole, P dot E, E cos theta, और इसके 3 केस, कोई भी कुछ भी 1 मार्क क्वेश्चन में, 2 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? सो ये पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक था आज का। हाँ, एक चीज और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सपोज मैं यहाँ कुछ चार्ज लेके आ रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो वर्क डन कितना है मेरे पास, 0 है, ठीक है। सपोज यहाँ पहले से ही कोई सोर्स हो, मतलब कुछ ये चार्ज क्यू है, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये चार्ज क्यू है, ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज सोर्स चार्ज या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सो मैं एक चार्ज लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, ठीक, Q1 चार्ज लेके आ रहा हूँ, और एक बार इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे Q2 चार्ज लेके आ रहा हूँ, और इनके बीच में आपस में डिस्टेंस है R12। सो इस केस में अगर कोई बोले आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो, आप बता सकते हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से हम चार्ज लाए Q1 पे, तो वर्क डन कितना हुआ इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1, 0,
नो दैट इज नॉट जीरो. व्हाई दैट इज नॉट जीरो? बिकॉज हियर इज द सोर्स चार्ज. इस चार्ज की वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा ना, इस चार्ज की वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से. सो दिस चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q एट पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज p1, दिस पॉइंट इज p2. ठीक है, पोटेंशियल. और ये क्या है, इस पे ये पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? v ब्रैकेट में r. इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज टू दिस पॉइंट r1. क्लियर? और वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज q2 लाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमारे को? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अब ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से भी पोटेंशियल है, और ये जो चार्ज हम ले आए अब उसकी वजह से भी पोटेंशियल है. तो यहां क्या होगा वर्क डन? q2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज एट पॉइंट p2. v ब्रैकेट में जो r1 लिखा है इसका मतलब होता है पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ r. पोटेंशियल r पे डिपेंड करता है. ये पोटेंशियल किसकी वजह से है? ड्यू टू चार्ज q, ड्यू टू चार्ज q, इसकी वजह से पोटेंशियल है. और इसकी वैल्यू कितनी होगी पोटेंशियल की? kq बाय r. r इस पॉइंट पे अगर डिस्टेंस यहाँ सपोज r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, तो यहाँ r1 आ जाएगा और या फिर क्या आ जाएगा? यहाँ r2 आ जाएगा. इसलिए मैंने लिखा पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ r. पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ r. क्लियर? यहाँ r लिख लो, r1 r2 ना लिखिए आप, यहाँ क्या लिखिए आप? r लिख लीजिए. ठीक है, पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ r. r1 r2 लिखेंगे तो आपको बस ये क्लियर हो जाएगा कि r1 r2 क्या है. r1 r2 इसका डिस्टेंस होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है डिस्टेंस पे. और वर्क डन कितना होगा? प्लस इसकी वजह से भी तो होगा. कितना होगा वर्क डन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से पोटेंशियल q1 बाय r12 इनटू दिस q2, ये जो भी हमने पहले किया डेरिवेशन में. तो यहाँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टू चार्ज सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी. पहले इनिशियली जब हमने करा था टू चार्ज सिस्टम तो कितना था हमारे को? दो चार्ज सिस्टम की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई थी? ये टर्म आई थी हमारे पास खाली. ठीक है, अब ये क्या है? जब पहले से ही कुछ ना कुछ सोर्स चार्ज है, मतलब हम ये पहले से ही यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, हम एक बार इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, एक बार यहाँ चार्ज लेके आ रहे हैं, तो अब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? इतना टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा. चार्ज इंटू पोटेंशियल प्लस चार्ज इंटू पोटेंशियल प्लस दिस टर्म जो विदाउट इसके आई थी पहले. क्लियर? जनरली ये नहीं पूछा जाता पेपर में. इसके ऊपर ये जो है डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, जो मैंने अभी डेरिवेशन कराया आपको q1 q2 q1 q3 q2 q3 वाला, वो पूछा जाता है. डायपोल के ऊपर डेरिवेशन पूछ सकते हैं, या फिर तो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है स्क्वायर का या ट्राइंगल का. थ्री चार्जेस हैं ट्राइंगल में, 2 कूलम है, 3 कूलम है, -5 कूलम है. इनका पोटेंशियल एनर्जी बताओ कॉम्बिनेशन का. यहाँ डिस्टेंस है 2 मीटर, ये 2 मीटर. क्लियर? ये 3 मीटर, कुछ भी डिस्टेंस है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.